हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखेंगे सारणिक का लेक्चर नंबर 10, जिसे मैं आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा सारणिक के अनुप्रयोग के बारे में। इसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सारणिक के अनुप्रयोग में क्या क्या पढ़ना है, कैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं, टोटल और एमसीक्यू भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। जो आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो भी उससे आगे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12 मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। चलिए हम लोग बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं सारणिक का लेक्चर नंबर 10, सारणिक का अनुप्रयोग। पढ़ने के लिए तैयार है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे पहले, पढ़ने के लिए तैयार है? अगर आप पढ़ने के लिए तैयार है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना उपस्थिति दर्ज करवाइए, यानी अपना नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मुझे लग सके कि कितने सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने के लिए तैयार बिल्कुल है। चलिए हम लोग बिना बातें किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास देखिए आप लोग, पढ़ना आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सारणिक चैप्टर। मैंने आप लोगों को सारणिक चैप्टर में 9 लेक्चर पढ़ा चुका हूं, आज उसका 10वां लेक्चर है जिसमें आप लोगों को पढ़ाऊंगा सारणिक का अनुप्रयोग। लेकिन उसके पहले कोई स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे तो मैं उनको बता दूं कि मैं आप लोगों को सारणिक का परिचय, सारणिक का विस्तार, सारणिक का गुणधर्म और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का जितना भी क्वेश्चन है 4.1 और 4.2 का मैं सब का क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सारणिक के अनुप्रयोग को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को सारणिक का अनुप्रयोग। तो सारणिक का अनुप्रयोग में ना स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हम सारणिक के सहायता से कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं ये हम लोगों को पढ़ना है। और मुझे याद है कि एक बच्चे बोले थे कि सर आप हमको प्रूफ कर दीजिए कि कैसे हम क्या करते हैं सारणिक के में, कैसे सारणिक के सहायता से कैसे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बहुत पहले पूछे थे, तो वो स्टूडेंट भी वीडियो देख रहे हैं कि नहीं भैया, आप लोग कमेंट, वो जो स्टूडेंट होंगे वो कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे सारणिक के सहायता से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। जो यहाँ पे हम लोग आप लोगों को दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष x1/1, x2/2 तथा x3/3 होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे कि उसका क्षेत्रफल होता है। उसे हम निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 इंटू x1 इंटू by2 माइनस by3 प्लस x2 इंटू by3 माइनस by3 माइनस by1 प्लस x3 इंटू by1 माइनस by2 के सहायता से हम क्या करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। और ये कौन सा प्रमेय है ना स्टूडेंट, जो क्लास 10 में पढ़े हैं अच्छा से वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा प्रमेय है। ये आप लोगों को प्रमेय है, ये कौन सा प्रमेय है और इसे कौन सा फार्मूला बोलते हैं, यानी कौन सा सूत्र बोलते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मुझे लग सके कितने सारे स्टूडेंट हैं जो पहले से ही जानते थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस तरीका से निकाल सकते हैं। अब इसी को ना हम सारणिक के रूप में लिखना है स्टूडेंट। ये जो हम लोगों को आया ना इसी को सारणिक के रूप में लिखना है और देखना है कि सारणिक के रूप में कैसे हम इसका क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्योंकि हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सारणिक के अनुप्रयोग में त्रिभुज का क्षेत्रफल, और मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को सारणिक चैप्टर, तो क्या होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे वो सारणिक चैप्टर के ही सहायता से निकालेंगे। चलिए मैं इसको, ये तो आप लोगों को फार्मूला होता है, मैं इसको सारणिक के रूप में लिख के बताता हूं कि इसको कैसे सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को सारणिक के रूप में लिख रहा हूं। मुझे क्या होता कि मैं यहां पे जो लिखूंगा उसका मैं निकाल कर वैल्यू बताऊंगा कितना के इक्वल है, यानी इसके सारणिक के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। और नहीं तो मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट भी आप लोगों को इसका मान जो सारणिक का आता है वो मान यहाँ पे मैं मान लिख देता और बोलता कि आप लोगों को ये होता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और समझा कर पढ़ा रहा हूँ। तो क्या करूंगा कि मैं आप लोगों को सबसे पहले सारणिक के रूप में इसको लिख रहा हूं, उसके बाद क्या करूंगा इसका मान भी निकाल कर बताऊंगा उस सारणिक का मान के, देखिए कि वो इतना के ही इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो मैं बताता हूं सारणिक के रूप में इसको कैसे लिखते हैं। तो saरणिक के रूप में लिखने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको देखिए पहले मैं लिख देता हूं, देखिए कैसे लिखेंगे। 1/2 इंटू
x1 बाई वन 1, x2 बाई 2 1, x3 बाई 3 1। अब बोलिएगा सर ये तो डायरेक्ट लिख दिए। तो स्टूडेंट आप इस सारणी का मान निकालिए और ये देखिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के इक्वल है कि नहीं। आप इतना पहले कीजिए और इस पे क्वेश्चन भी करूंगा। अभी आप लोग रुकिएगा, भाग मत जाइएगा। आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट है, 90% स्टूडेंट है जो देखते हैं वीडियो को और छोड़ के चल जाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलने वाला। और जो लास्ट तक देखते हैं वो बोलते हैं कि सर समझ में बिल्कुल मजा आया और बिल्कुल समझ में आया। तो आप लोग कैसा कैटेगरी का स्टूडेंट है ये कॉमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। देखिए मैं इतना भी लिख दिया। अब देखिए ये तो हम लोग को पहले से ही पता है कि हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। मैंने अगर इसको सारणी के रूप में लिखा तो मुझे तो ये तो प्रूफ करना है ना स्टूडेंट कि जो त्रिभुज का ये जो हम लोगों को सारणी का मान है वो इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के इक्वल, यानी यही हम लोगों को लिखा हुआ है। ये भी तो हम लोगों को प्रूफ करना है ना। तो बोलिएगा बिल्कुल सर आप लोग प्रूफ करके बता दीजिए। चलिए मैं प्रूफ करता हूं, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे क्या आएगा इसका मान, यहाँ पे देखिए 1/2 तो पहले से ही है। इस सारणी का आप मान निकालिए, वो आप लोगों को जो ब्रैकेट के अंदर है ना x1, ये इसके अंदर जो इसके अंदर आप लोगों को है इसका मान आप लोगों को इसको सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा। मैं अभी आप लोगों को करवा रहा हूं। देखिए क्या आएगा, सबसे पहले इसका प्लस, इसका माइनस, ये इसका ताज होगा प्लस। सबसे पहले क्या उतरेगा, और नहीं तो आप लोगों को इस रूप में लिखा हुआ है तो क्या कीजिए कि आप पहला स्तंभ के रूप में से एक्सपेंड कीजिए, पहला कॉलम से कीजिएगा तो आंसर तो आएगा सेम, लेकिन आप लोगों को इस फॉर्म में नहीं आएगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए आप कैसे भी कीजिए उस सारणी का मान आप पहला स्तंभ से, दूसरा स्तंभ से, तीसरा स्तंभ से, या पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, किसी के अनुसार आप एक्सपेंड कीजिएगा। वैल्यू तो इसका सेम आता है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसके फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करता हूं कि पहला स्तंभ से आप लोगों को क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं। तो देखिए मैं इसको, ये आप लोग इसका प्लस माइनस प्लस होता है, ये हम लोगों को क्या होगा माइनस, और ये होगा प्लस। मैं पहला स्तंभ की तरफ से एक्सपेंड कर रहा हूं। देखिए तो सबसे पहले क्या उतरेगा, सबसे पहले उतरेगा हम लोगों को x1 उतरेगा, फिर इसका रो इसका जो स्तंभ है ये जाएगा, फिर इसका पंक्ति है जो जाएगा, बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। फिर इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी बाई 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 से माइनस बाई 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो क्या आएगा बाई 2 माइनस बाई 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हम लोगों को बाई 2 माइनस बाई 3 आ गया। फिर उसके बाद क्या उतरेगा माइनस x2 उतरेगा, फिर उतरेगा हम लोगों को क्या माइनस x2 उतरेगा, माइनस x2 उतरेगा। और जब माइनस x2 उतरेगा तो इसका पंक्ति, इसका ये पंक्ति जाएगा और इसका ये स्तंभ जाएगा, तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट बच जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा बाई 1, यहां देखिए बाई 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो बाई 1 हो जाएगा यहाँ पे बाई 1 माइनस, और यहां पे देखिए बाई 3 का मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो हो जाएगा यहां पे क्या बाई 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे प्लस x3 उतरेगा, उसके बाद ये प्लस x3 उतरेगा ना, तो प्लस जब x3 उतरेगा, प्लस x3 जब उतरेगा तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो बाई 1 माइनस बाई 2 यहां पे आ जाएगा, बाई 1 माइनस बाई 2। अब आप इसको ध्यान से देखिए और यही लिखा हुआ है, ये आप इसको ध्यान से देखकर बताइए कि यही लिखा हुआ है। तो बोलिएगा सर यहाँ पे 1/2 की जगह पे 1/2 है, बिल्कुल सही है सर। यहाँ x1 की जगह पे x1 है, फिर ये यहाँ पे सेम है, लेकिन सर यहाँ हम लोगों को माइनस x2 है, यहाँ प्लस x2 है, और यहाँ आया हम लोगों को माइनस x2 सर। तो कुछ नहीं किया हुआ, यहाँ से आप लोगों को माइनस कॉमन ले लिया गया है। देखिए आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, जब यहां से माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहां तो प्लस x2 हो जाएगा, और ये जब माइनस इसमें कॉमन लीजिएगा तो बाई 3 आगे आ जाएगा, माइनस बाई 1 हो जाएगा ना। तो यही लिखा हुआ है। देखिए आप इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये गलत लिखा हुआ है। देखिए 1/2 इंटू x1, और ये क्या हुआ बाई 2 माइनस कितना है, बाई 2 माइनस बाई 3 है, और ये देखिए यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, बाई 2 माइनस बाई 3, इसमें से माइनस मैं कॉमन लूंगा और मल्टीप्लीकेशन यहां करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस x2 हो जाएगा, और प्लस x2 हो जाएगा। जब मैं कॉमन लिया यहां से माइनस, तो हम लोगों को जो बाई 1 है वो माइनस बाई 1 हो जाएगा, और जो यहाँ पे माइनस बाई 3 है कॉमन लेने के बाद वो हो जाएगा प्लस बाई 3। तो क्या आ जाएगा हम लोगों को बाई 3 माइनस बाई 1, और यहां पे क्या आ जाएगा x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2,
और यहीं आप देख सकते हैं लिखा हुआ ये है। तो मैं इसको सारणिक के रूप में इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं, आप बताइए आप लोग, मैं इसको सारणिक के रूप में इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं? तो बोलेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब इस पे लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, तो देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन या इसी के कुछ पर भाग है। देखिए तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी आप लोगों को किसी भी सारणिक दिया हुआ है, कोई भी सारणिक दिया हुआ है, अगर उसका आप लोगों से क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप उसका कोई शीर्ष दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ, तो उससे आप लोगों को पूछा जाए क्या क्षेत्रफल उसका पूछा जाए, तो आप इसके अनुसार से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्वेश्चन से इसका मान निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू ए इस फॉर्म का होता है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। अभी आप लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा होगा, तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,8 -4,2 और 5,1 दिया हुआ है। तो इसका बना कि आप क्षेत्रफल निकालिए। आप चाहते हैं तो इससे ऐसे भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके अनुसार से भी जो स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे सारणिक को, वो इसके अनुसार से क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन आप लोग तो क्लास 12th का स्टूडेंट है ना, और आप लोग पढ़ रहे हैं सारणिक चैप्टर के अनुप्रयोग, और इसमें जो हम पढ़ेंगे क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सारणिक के सहायता से किसी त्रिभुज का किस प्रकार से क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। देखिए मैं निकाल रहा हूं, यहां पे देखिए x1 क्या दिया हुआ है, जो शीर्ष दिया हुआ है ना स्टूडेंट, ये आप लोगों को पता होगा कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। तो पहले क्या कीजिए कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 को क्या कीजिए, पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आराम से क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल इसका निकाल लीजिएगा। चलिए मैं निकालता हूं। देखिए x1 बराबर कितना दिया हुआ है, यहां पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए सॉल्यूशन, x1 बराबर कितना दिया हुआ है, x1 बराबर 3 दिया हुआ है, y1 बराबर दिया हुआ है 8, x2 बराबर दिया हुआ है हम लोगों को -4, y2 बराबर दिया हुआ है 2, और क्या दिया हुआ है, x3 बराबर दिया हुआ है हम लोगों को 5, और y3 बराबर दिया हुआ है हम लोगों को 1। हम लोग को दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। कैसे लिखा, तो ये आप लोगों को पता है कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्लास 11 में पढ़े होंगे कि जो शीर्ष दिया हुआ है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x2/2 है और x3/3 है। तो मैंने वही किया, उसको मैं यहां पे लिख दिया। अब हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इस फॉर्म में इसको सजा दीजिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फॉर्म में क्या कीजिए, इसको सजा दीजिए। चलिए मैं यहां पे सजा रहा हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखकर देखिए। ये हम लोगों को कितना था, ये हम लोगों को था 3 था ना, बराबर 3 था। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 कितना होता है, x1 y1, और x1 बराबर कितना है, x1 बराबर हम लोगों को 3 है, y1 बराबर हम लोगों को 8 है, और यहां पे हो जाएगा 1। x2 बराबर कितना है, x2 बराबर -4, y2 बराबर कितना 2, और यहां भी आप लोगों को 1। और ये मैं अभी आप लोगों को बताया कि जो आप लोगों को जो फार्मूला होता है हीरोन का सूत्र, मैं यहां बताता हूं, जिस फार्मूला को बोलते हैं हीरोन का सूत्र बोलते हैं, तो वह है, वो उसी का रूप लिखा हुआ है। देखिए क्या आएगा, जो आएगा यहाँ पे, ये देखिए मैं लिख दिया x2 को और y2 को। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x3 और y3 को। तो x3 और y3 यहाँ पे ये है, यानी 5 और 1, और यहाँ तो 1 हम लोग को होगा ही। अब इसका मान निकाल देना है, इस सारणिक का मान निकाल देना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो मान आएगा वो आप लोगों को इस त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो चलिए निकालते हैं, कितना आता है, जो आप कैसे निकालिएगा। देखिए 1/2 हुआ, ये इसका मान निकाल रहे हैं, किसके अनुसार एक्सपेंड कीजिएगा, बोलिए आप किसके अनुसार एक्सपेंड कीजिएगा, आप ही के मान से एक्सपेंड कीजिएगा। आप चाहते हैं तो इसका मान क्या कर सकते हैं, आसान भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इतना, जितना भी आप आसान बनाइएगा, आसान बनाने का मतलब कि आप गुणधर्म भी लगा सकते हैं, लेकिन जितना भी आप गुणधर्म लगाइएगा उतना देरी में आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो मुझे तो सलाह रहेगा कि आप डायरेक्ट इसका मान सॉल्व करके निकालिए, कितना आएगा जो, तो मैं निकाल रहा हूं। देखिए प्लस माइनस, ये प्लस रहेगा ना,
सबसे पहले +3 उतरेगा, जब +3 उतरेगा तो मल्टीप्लीकेशन हुआ किसका, ये हम लोगों का स्तंभ और ये पंक्ति जाएगा, बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो होगा 2 × 1 - 1 × 1, तो हम लोगों को आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। फिर जब -8 उतरेगा तो इसका स्तंभ, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ जाएगा, तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो हो जाएगा -4 और -5, तो हो जाएगा हम लोगों को -9। फिर जब +1 उतरेगा तो इसका हम लोगों को स्तंभ और इसका पंक्ति समाप्त, तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो हो जाएगा कितना, ये -4 और -10, तो ये हो जाएगा -14 हम लोगों को हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा, देखिए फाइनली आएगा 1/2, ये हो गया 3, हो गया आप लोगों को +72 और ये हो गया आप लोगों को -14। अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए कि इसका मान कितना आएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूं कितना आएगा, जो ये हो गया 75 में से जाएगा आप लोगों को सब्ट्रैक्ट होगा 14, तो 75 में से सब्ट्रैक्ट होगा 40, तो होगा 61 और यहाँ पे आप लोगों को जो आंसर आएगा 61, देखिए 61 यहाँ इसका मान आया और हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 1/2, तो 61 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो 61 बाई हम लोगों को 2 वर्ग इकाई आंसर आ जाएगा। वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, आंसर इसका आ गया। यानी इस जो त्रिभुज दिया हुआ है, जिसका जो शीर्ष दिया हुआ है, जिसका अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो हम लोगों को 61/2 वर्ग इकाई आएगा और ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग, समझ में आया कि नहीं? यस सर समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे भी कुछ क्वेश्चन होगा यहाँ पे करना। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यदि शीर्ष 2,4 3,-2 तथा k,5 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है कितना वर्ग इकाई, नहीं पता है ना, तो मान लीजिए कितना वर्ग इकाई दिया हुआ है अपने मन से यहाँ पे मान तो कितना वर्ग इकाई दिया हुआ, लेकिन वर्ग इकाई गलत दिया हुआ तो फिर k का मान गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं क्या करता हूं कि देखिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को मैं करेक्शन करके लिखता हूं कि कितना इसका मान है। देखिए आप लोग देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग का ये था कि यदि शीर्ष 2,4 3,-2 तथा k,5 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 13/2 वर्ग, देखिए 13/2 वर्ग है तो k का मान ज्ञात करें। यानी आप लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप लोग को त्रिभुज का मान दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है और यहाँ पे आप लोगों को k का मान, यहाँ पे k जो टर्म है इसका आप लोगों को मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मैं k का मान ज्ञात कर रहा हूं आप लोग को, देखिए जल्दी से देखिए आप लोग, सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। देखिए मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल के रूप में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए तो त्रिभुज, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा यहाँ पे 1/2 x1 y1, तो x1 बराबर कितना है, मैं डायरेक्ट x1 और y1 और x2/2 और x3/3 मैं लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग क्लास 12 का स्टूडेंट है। मैं यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ x1 y1 का मान। तो x1 बराबर कितना है, x1 बराबर हम लोग को 2 है और y1 बराबर कितना है, y1 बराबर हम लोग को 4 है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए x2 बराबर कितना है, 3 है, y2 बराबर -2 है, यहाँ पे आप लोगों को 1, ये k5 और 1 और देखिए इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है, 13/2 वर्ग है ना। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 13/2 वर्ग है, इक्वल टू कितना है 1/2 और इस क्षेत्रफल इसका सारणिक का मान निकाल दिए ना आप लोगों को, k का मान निकल जाएगा। चलिए मैं निकाल रहा हूं सारणिक का मान। देखिए मैं एक्सपेंड कर रहा हूं r1 की तरफ से, ये देखिए प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले उतरेगा ये 2, जब 2 उतरेगा तो इसका हम लोगों को पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो हो जाएगा कितना -2 और यहाँ पे हो जाएगा -5, तो हो जाएगा -7। मैंने कैसे किया कि देखिए -2 का मल्टीप्लीकेशन 1 से तो -2 -5 का मल्टीप्लीकेशन 1 से तो कितना हो जाएगा 5, अब माइनस हम लोग को पहले से तो कितना हो गया -2 और -5 और यानी -7 हो गया। फिर जब उसके बाद -4 उतरेगा, जब -4 उतरेगा तो इसका हम लोगों को पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, तो बच जाएगा हम लोगों को ये दोनों एलिमेंट और कौन दोनों एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट बचेगा। फिर इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 - k आ जाएगा हम लोग को, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - k आ जाएगा।
फिर प्लस 1 उतरेगा, जब प्लस 1 उतरेगा तो इसका हम लोगों को पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2 के, ये देखिए 3 5 जब 15 माइनस के इंटू -2, तो प्लस 2 के हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 15 प्लस 2 के आप लोगों को हो जाएगा। और इसी का मान निकालिए ना, यहां से मान निकाल कर आप इक्वेट कर दीजिए इसके इक्वल, तो आप लोगों को के का मान निकल जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, मैं 1/2 है, यहाँ 13/2 है, तो 2 से 2 जाएगा। आप लोगों को कैलकुलेशन करने आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी काट सकते हैं, या डायरेक्ट अभी आप इसका मान निकाल सकते हैं, यानी केक और टू काट सकते हैं। तो बच गया क्या, हम लोगों को बच गया, हम लोगों को 13 बराबर 1 इंटू करना है ना, यहाँ पे 1 हो गया तो कोई प्रभाव नहीं। ये हम लोग कितना हो गया, देखिए ये -14 हो गया, -14 और ये -2, ये देखिए -2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो -8, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो +4 के आएगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो +15, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो +2 के आएगा, और हम लोगों को ये आएगा, देखिएगा। उसके बाद यहाँ से सॉल्व करेंगे और देखते हैं कितना मान आता है इसका। जो सही किया ना सब कुछ, एक बार ध्यान रखिएगा, गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिएगा आप लोग, मैं 1 सेकंड मिला लेता हूं, सही किया हूं ना। देखिए इसका ये जाएगा कितना, ये जाएगा -2 और ये होगा -5 -7 हो जाएगा, फिर इसका जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस, देखिए तो कुछ गलत किया क्या, इसका रो और इसका कॉलम समाप्त, तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे मैं गलत किया हूं, देखिए यहाँ पे जब -4 उतारा, फिर ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से, तो ये 3 होगा ना, यहाँ पे देखिए 3 हो गया, माइनस के बिल्कुल सही है। अब सही है, देखिए उसका 1 उतरेगा तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2 के, अब सही है। देखिए कितना आएगा, ये हम लोग को -14 आ गया, ये हम लोगों को कितना आ जाएगा, देखिए ये हम लोगों को आ जाएगा -12, ये हम लोगों को आ जाएगा -8 नहीं बल्कि -12 प्लस 4 के प्लस 15 प्लस 2 के आएगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए हम लोग को 13 बराबर कितना हो गया, 13 बराबर ये हो गया -26, ये हो गया हम लोगों को -26, और -26 और प्लस 15 करना हम लोगों को, -26 माइनस कितना +15 करना है, और ये हम लोगों को आएगा 4 के और +2 के हम लोगों को आएगा +6 के, ये हम लोगों को आएगा। और जब इतना आ गया ना फ्रेंड, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और के का मान आप लोगों को निकल जाएगा। देखिए आप लोगों को के का मान निकालने के लिए इस दोनों का जब ऐड होगा तो -26 प्लस 15 हम लोगों को 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 11 प्लस 6 के बराबर 13। तो यहां से जब के का मान, यहां से देखिए 6 के बराबर आप लोगों को आ जाएगा 2, तो यहां से जब के का मान निकालिएगा तो वो 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा के का मान कितना, के का मान आप लोगों को यहां मैं लिखता हूं, के का जो मान होगा वो आप लोगों को क्या आ जाएगा, 2/6 है, 2/6 है। तो जब 2/6 है तो कितना के का मान आ जाएगा, 1/3, के का मान 1/3 आ जाएगा। और जब यहाँ पे आप के का मान 1/3 देखिएगा ना, और उसके बाद आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो वो आप लोगों को 13/2 वर्ग के इक्वल आएगा। नहीं तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ इसका मान के का मान रख के क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, आपका आंसर वो आएगा और वो 13/2 वर्ग आएगा। समझ गए आप लोग, यस सर समझ गए। चलते हैं आगे, देखिए आगे कुछ क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट आज है, और बताइए कि इसमें से आंसर कौन सा सही होगा, ए बी सी डी में से कौन सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 5,6 2,4 तथा 0,0 है। तब इस त्रिभुज का क्या करना है, आप लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप ज्ञात करके बता सकते हैं कि ए बी सी डी में से कौन सही आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आप लोगों को एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप इसका आंसर जब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और कौन सही आंसर होगा जो बताइएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, देखिए सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, डायरेक्ट मैं निकालूंगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल करके, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा x1 5 है, y1 6 है, यहाँ पे आप लोगों को 1 होगा,
x2 3 है, बाई 2 कितना है 4 है, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये 0 0 1 होगा। आप इसका मान निकाल लीजिए, किसके अनुसार से एक्सपैंड करके, आप इसका मान निकाल लीजिए, R3 की तरफ से एक्सपैंड करके इसका मान निकालिए और देखिए कितना आता है। जो मैं R3 की तरफ से निकाल रहा हूं, ये हम लोग को प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोगों को 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 उतरेगा, 0 के साथ कुछ भी उतरेगा मैं उसको नहीं लिखूंगा क्योंकि वो हम लोग को 0 कर देगा। फिर माइनस जब 0 के साथ उतरेगा तो ये भी हम लोग को 0 कर देगा। जब प्लस 1 उतरेगा तो इसका रो और इसका कॉलम यानी इसका पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 4 20 माइनस 3 इंटू 6 18, और इसी को सॉल्व करने पे क्या आएगा, हम लोगों को आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आता है, जो ये हम लोगों को आएगा 1/2, ये तो हम लोग को 0 हो गया, 0 हो गया, ये हो गया 1 इंटू कितना 2, तो हम लोगों को आ गया 1 इंटू 2 हो गया, और 2 से 2 समाप्त हो गया, बच गया हम लोगों को 1, तो हो जाएगा हम लोगों को 1 वर्ग इकाई आंसर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग, समझ में आ गया ना? यस सर समझ में आ गया। मजा आया कि नहीं अभी बताइए? मजा भी आ गया सर। तो ये रहा आप लोगों को एमसीक्यू का दूसरा नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर आप बताइए कि कौन सही होगा। क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 5,0 3,4 तथा 0,0 है। तब इस त्रिभुज का क्या करना है, आप लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा। ऑप्शन ए में 5 वर्ग इकाई, ऑप्शन बी में 10 वर्ग इकाई, ऑप्शन सी में 15 वर्ग इकाई और ऑप्शन बी में 20 वर्ग इकाई। कौन सही आंसर होगा जब बता सकते हैं जल्दी से आप बताइए कि कौन सही आंसर होगा। आप बता सकते हैं ना, तो बताइए, मुझे बहुत खुशी होता है। स्टूडेंट कोई स्टूडेंट देते हैं कमेंट बॉक्स में, तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछे होंगे उनका जवाब नहीं दिया गया होगा। सब स्टूडेंट का जवाब जाता है, आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपका भी कुछ ना कुछ जवाब जाएगा। सही रहेगा तो सही जाएगा, गलत रहेगा तो आप लोग को बोला जाएगा कि गलत है। आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं निकाल रहा हूं। देखिए क्या आएगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 आएगा। x1 5 है, y1 कितना है 0, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 3 4 1 और 0 0 1, और इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा आप लोग देख लीजिए 1/2, और ये हम लोगों को मुझे देखते हुए पता लगा कितना वन आएगा। स्टूडेंट आप इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे देखते हुए पता चल गया है कि सही आंसर क्या होगा। आप चेक कीजिएगा तो इसका जो आंसर होगा ना स्टूडेंट वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप चेक करके बताइए कि आप लोगों को इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आया वो 20 वर्ग इकाई आया कि नहीं, ये आप लोग चेक करके जल्दी से बताइए। अगर आ गया होगा तो बोलिएगा यस सर चेक करिए कि मुझे देखते ही पता लगा कि इसका जो मान आएगा ना वो 20 वर्ग इकाई होगा। अब बोलिएगा कैसे, तो मुझे ऐसे पता चला स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैं रो 3 की तरफ से एक्सपेंड करता तो 20 नहीं है फ्रेंड, सॉरी 20 नहीं होगा 20 नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे, मुझे देखते हुए पता चला कि देखिए हम इसको R3 की तरफ से एक्सपैंड करेंगे यानी रो 3 की तरफ से एक्सपैंड करेंगे तो ये हम लोगों को पंक्ति और ये स्तंभ समाप्त तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो ये हो जाएगा कितना 20 - 0 और 20 - 0 हो जाएगा 20, और फिर आप 20 में से जब 2 से डिवाइड देंगे तो वो हो जाएगा 10 वर्ग इकाई, और वो हम लोगों को आंसर हो जाएगा। आप लोगों को भी देखते हुए पता चला था कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं अब हम लोगों को आगे क्या देखना है। देखिए जल्दी से, अब आप लोगों को ये स्टूडेंट और ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ये तो आप लोगों से पूछेगा या नहीं पूछेगा उससे आप लोगों को हो सकता है कम आता है, लेकिन ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आप लोगों को ये पूछता है। देखिए क्वेश्चन में ये आप लोग को पूछेगा, देखिए क्या दिया हुआ है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं अभी क्वेश्चन आप लोग करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को जो पढ़ रहा था आज आप लोगों को सारणी का अनुप्रयोग, उसमें दूसरा जो पॉइंट पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, यानी आपस में 3 बिंदु संरेख कब होंगे, संरेख यानी संरेखीय होना चाहिए था, संरेखीय कब होंगे ये आप लोग बताना। संरेखीय का मतलब आप लोग जानते हैं, संरेखीय का मतलब आप लोग जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नहीं जानते हैं वो स्टूडेंट के मैं बता दूं, संरेखीय का मतलब होता है फ्रेंड कि मान लीजिए कि ये लाइन है ना जो अभी भी मेरा तबीयत है स्टूडेंट वो ठीक नहीं हुआ, देख रहे हैं आप बार बार खांसी आ रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए
कि 1 लाइक इसके लिए जरूर कीजिएगा आप लोग। देखिए क्योंकि बहुत मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मेरा भी मन है वो टूट जाता है। और आप लोगों को क्या करता हूं कि जितना मैं देना चाहता हूं उतना आप लोगों को मैं नहीं दे पाता हूं, क्योंकि आप लोग नहीं देखते वीडियो को, शेयर नहीं करते हैं, तो मैं क्या उतना आप लोगों को करता हूं। लेकिन आप लोग के बहुत करता हूं, लेकिन अब मैं आप लोगों को कर सकता हूं। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं करते हैं। तो क्या कीजिएगा, अपने लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि मैं तबियत अभी भी ठीक नहीं है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। देखिए चलिए बस बात छोड़िए, अब आप लोग समझ गए होंगे मेरा बोलने का अर्थ और आप लोग लाइक भी कर दिए होंगे, मुझे पूरा आशा है कि देखिए। चलिए मैं बोल रहा था क्या कि सररेखीय का मतलब क्या होता है ना, तो सररेखीय का मतलब ये होता है ना स्टूडेंट कि सररेखीय का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई एक रेखा है ना, या सररेखीय का मतलब हुआ कि एक लाइन में संरेखीय, यहाँ पे नाम से भी देख सकते हैं कि संरेखीय। संरेखीय का मतलब हुआ कि एक लाइन में एक रेखा पर अगर कोई बिंदु है, कुछ भी है, तो उसको हम लोग बोल लेंगे क्या, संरेखीय। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 3 बिंदुओं का संरेखीय बोला जा रहा है ना, तो इसके लिए आप लोगों को 3 बिंदु होगा, मान लीजिए कोई भी रेखा पे, वो एक लाइन में होगा। ऐसा नहीं कि एक बिंदु यहां होगा, एक बिंदु यहां होगा, एक बिंदु यहां होगा। तो ये हम लोगों को एक लाइन में नहीं हुआ, हम लोग ये 2 लाइन में हो गया, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। तो इसको हम संरेखीय नहीं बोलेंगे, हम लोग संरेखीय इसको बोलेंगे जिसको हम लोगों को एक लाइन पे वो हो। यानी मैं अगर जो बिंदु दिया हुआ है उसका अगर मैं रेखा लाइन पारूं, रेखा खींचूं, तो बिना पेन उठाए क्या करूं, पेन बिना उठाए तो ऐसे भी खींच सकता हूं, पेन तो बिना उठाए ऐसे भी रहेगा तो मैं इसको भी खींच सकता हूं, लेकिन वो क्या हो, नोकीला नहीं हो, वो नोकीला भी नहीं हो, कर्व भी नहीं हो, यानी वो मान लीजिए कि वो एक रेखा पे हो। उतना छोड़िए, आप मान लीजिए कि संरेखीय का मतलब हुआ कि जो कोई भी बिंदु है या कुछ भी है तो वो एक रेखा पे होगा, उसमें हम बोलते हैं संरेखीय। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 3 बिंदुओं को संरेख होने का प्रतिबंध, यानी 3 बिंदु कब आपस में संरेख होगा। देखिए क्या दिया हुआ, जो 3 बिंदु, मान लीजिए कि जो पहला है पॉइंट वो ए है, मान लीजिए कि जो पहला पॉइंट ए है और इसका जो क्या है x1y1, ये जो है x1y1, और ये जो पॉइंट बी है वो हम लोगों को x2y2 है, और ये जो पॉइंट हम लोगों को सी है वो x3y3 है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, तो संरेख होने के लिए क्या बोलता है कि कोई क्षेत्रफल होगा वो हम लोगों को 0 होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब ये तीनों एक लाइन पे है तो इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल किसको निकालिए, जब कोई एक वर्णाकृति होगा उसका आप क्षेत्रफल निकालिएगा ना। ये तो आप लोग को वर्णाकृति है ही नहीं, ये तो आप लोग को देखा है, तो इसका आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, ऐसे भी समझ सकते हैं। नहीं तो आप जान लीजिए कि अगर कोई 3 बिंदु आपस में संरेखीय है तो क्या उसका जो क्षेत्रफल होगा वो आप लोगों को 0 होगा। ये आप लोग क्या कीजिए, जान लीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मान आप लोगों को 0 आना चाहिए, जो इसका जो क्षेत्रफल का मान था वो 0 आना चाहिए। या आप बोल सकते हैं कि इसका मान आप लोगों को 0 आना चाहिए, या आप बोल सकते हैं कि इसका मान जो है इसका भी मान 0 आप लोगों को आ गया तो वो भी आप लोगों को संरेखीय होगा। और या तो आप अगर निकाल रहे हैं सारणिक से, तो आप लोग की जो सारणिक का मान निकाल रहे हैं, सारणिक का क्षेत्रफल निकालेंगे इस रूप से, क्षेत्रफल निकाल के, तो इसका मान आप लोगों को आना चाहिए 0। ऐसे तो होना चाहिए 1/2 इंटू, लेकिन 1/2 इंटू से अगर 0 से मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इसको, तो वो आप लोगों को 0 इंटू 2 होकर 0 हो जाएगा। तो उसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि जो इसका मान आना चाहिए वो 0। अगर इसका मान आप लोगों का अगर 0 आ गया तो वो आप लोगों को तीनों बिंदु है वो संरेखीय होगा। और ये आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में ये ऐसे पूछेगा कि आप बताइए कि ये जो दिया हुआ है शीर्ष, ये जो दिया हुआ है पॉइंट, वो संरेखीय है कि नहीं। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए मैं क्वेश्चन दिखाकर बताता हूं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। संरेखीय का मतलब क्या होता है, संरेखीय का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि कोई भी अगर बिंदु एक रेखा में हो तो वो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो हम लोगों को क्या है, संरेखीय है। चलिए मैं आगे आप लोगों को क्या कर रहा हूं, स्टडी मैं आगे आप लोगों को कर रहा हूं। देखिए उसके 1 सेकंड पहले आप लोगों को जो मोबाइल है उसको मैं साइलेंट में कर देता हूं, नहीं तो आप लोगों को ये टिन टिन करते रहेगा, आप लोगों को भी परेशानी और मुझे भी पढ़ाते हुए क्या होगा, दिक्कत का सामना करना होगा। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दिखाए कि बिंदु जो दिया हुआ है ए बी सी ये आपको संरेखीय है, यानी आप लोगों को ये एक बिंदु में है, ये एक रेखा पे है, ये आप लोग क्या करना है, प्रूव करना है, दिखाना है। दिखाने का मतलब कि सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध कीजिएगा, सिद्ध करने के लिए इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और क्षेत्रफल निकालने के बाद इसका मान अगर 0 आ गया
तो मैं बोल दूंगा साफ साफ कि इस जो बिंदु है ये हम लोगों को संरेखीय बिंदु है, यानी ये हम लोगों को कोई त्रिभुज नहीं बल्कि एक रेखा दिया हुआ है। और हम लोग को बोल सकते हैं कि जो एक रेखा पर कोई बिंदु आ गया तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि वो हम लोग को संरेखीय है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आप लोगों को दिखा रहा हूं कि इसका क्षेत्रफल का मान आप लोग को 0 आएगा। और दिखाने का मतलब होता है कि सिद्ध करना स्टूडेंट, आप लोग प्रूफ कीजिए। चलिए मैं इसका मान आप लोगों को निकाल रहा हूं। इसका मान निकालने के लिए क्या करूंगा, संरेखीय दिया हुआ है ना तो प्रूफ दिया करना है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या कि x1 by 1 1, x2 by 2 1 और x3 by 3 1। इसका मान हम लोगों को आना चाहिए कितना, तो इसका मान हम लोगों को आना चाहिए 0। चलिए मैं इसका मान निकाल रहा हूं। इसका x1 की जगह पे 1 है, a है, y1 की जगह पे b प्लस c है। वैसे ही देख सकते हैं x2 और y2 की जगह पे क्या है, x3 by 3 की जगह पे क्या है। आपको साफ साफ दिखने में पता चल गया होगा। तो उसका मान मैं यहां पे पुट कर रहा हूं और देखता हूं कि वो हम लोग को 0 के इक्वल आता है कि नहीं। चलिए मैं कर रहा हूं, देखिए x बराबर कितना है, a है, y1 बराबर b प्लस c, यहां पे क्या है b है, x2 बराबर x3 बराबर c है, y2 बराबर कितना है c प्लस a है। और क्या आप देख सकते हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं और क्या कि यहां पे आप लोगों को क्या है दिया हुआ है, x/3 दिया हुआ है, a प्लस b दिया हुआ है और यहाँ 1 1 1 है। तो आप लोगों को क्या करना है, यही प्रूफ करना है ना कि इसका मान 0 है। आप तो इसको देखकर ही बता सकते हैं स्टूडेंट। एक इसका लगाइएगा गुणधर्म और बोलिएगा कि इसका मान 0 है। कैसे, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। क्या कीजिए सबसे पहले ना, कॉलम 1 को और कॉलम 2 को आप क्या कीजिए, आपस में ऐड कर दीजिए। कॉलम 1 को और कॉलम 2 को जब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कॉलम 1 को कॉलम 1 को और कॉलम 2 को ऐड किए तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि b है, ऐड करेंगे c प्लस a, तो मैं इसको क्रम में सजा के लिख रहा हूँ कि ये हो जाएगा हम लोग को a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और ये भी हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी ही हो जाएगा। ये हम लोगों को इतना हो जाएगा। जब कॉलम 1 को और कॉलम 2 को मैं ऐड किया तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। बोलेगा बिल्कुल से समझ में आ रहा है। और जब इतना समझ में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगा। ये हम लोगों को c प्लस a है और ये हम लोग को a प्लस b है और ये हम लोग को 1 1 1 है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग को कॉलम 1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा तो हम लोग को ये बच जाएगा 1 1 1। ये हो जाएगा b प्लस सी, ये हो जाएगा c प्लस a और ये हो जाएगा हम लोगों को a प्लस b हो जाएगा और ये हम लोगों को 1 1 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल हो गया, यानी स्तंभ 1 और स्तंभ 3 हम लोग को इक्वल हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि जब स्तंभ 1 और स्तंभ 3 इक्वल हो गया ना तो हम लोगों को इस सारणी का मान कितना आ जाएगा, तो इस सारणी का मान 0 आ जाएगा। यानी हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 हो जाएगा और हम लोगों को ये टोटल मान 0 कर देगा। यानी हम लोगों को इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाले और वो हम लोगों को 0 आ गया। और जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो दिया हुआ है बिंदु ये क्या है, संरेखीय है। बोल सकते हैं कि नहीं, तो बोलेगा यस सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। जब बोल सकते हो तो क्या हो गई, हम लोगों को क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ये हम लोगों को प्रूव्ड हो गया और ये आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि कैसे चेक करेंगे संरेखीय है कि नहीं। समझ में आया। और ये आप लोगों को ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यानी 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा। ये पूछेगा तो आप लोगों से 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आप लोगों को पूछेगा, उससे ज्यादा आप लोगों को इसका नंबर वेटेज नहीं रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जो देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोग देखते हैं हम आप लोगों को, देखिए स्टूडेंट अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोग, अब हम लोगों को क्या करना है, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हम लोगों को ज्ञात करना है ना, कि 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और जो मैं इसको करवाऊंगा वो क्वेश्चन से आप लोग करवाऊंगा और क्वेश्चन से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हम लोग को पढ़ना नहीं, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूं कि कैसे आप इस पे क्वेश्चन आता है, इसको बारे में पढ़ना नहीं है तो मैं इसको क्या करता हूं, आपको क्वेश्चन से निकाल के बताता हूं। ऐसे मैं शॉर्टकट में बता दूं कि 2 रेखा से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालने का ये हुआ स्टूडेंट कि मान लीजिए ना कि आप लोगों को कोई रेखा है, देखिए, और इस पे कोई बिंदु A है और कोई बिंदु यहां पे आप लोगों को B है। कोई बिंदु A है और कोई बिंदु B है। ये आप लोगों को x1 और यहां पे y2 है, x1 और y1 है और यहां पे आप लोगों को x2 और y2 ये दिया हुआ है ना।
तो आप लोगों को यहां पर बोल रहा है कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी इसी रेखा पे एक कोई बिंदु होगा स्टूडेंट। क्या मैं बोला कि इसी रेखा पे इधर चाहे इधर कोई एक बिंदु होगा, उसी का आप लोगों को समीकरण ज्ञात करना है। तो बोलेगा सर मुझे तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है सर कि कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग को सर ये दिया रहेगा दो बिंदु, अपने यहां तो दो बिंदु हम लोग को पहले से दिया रहेगा। हम लोग मान लेंगे कि तीसरा बिंदु हम लोग को जो है ये मान लेंगे मैच की सी बिंदु है, और ये x और y है, और उसके सहायता से हम त्रिभुज निकाल लेंगे और जीरो के इक्वल कर देंगे, और वहां से इस रेखा का हम लोग को समीकरण निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं बताइए तो आप लोग। मैंने ये बोला कि सबसे पहले मैं यहां पर क्या बोल रहा कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि दो बिंदु मान लिए ए और बी, और इसका जो पॉइंट है x1 और y1 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये आप लोग क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे रहेगा 5 और 6 और यहाँ पे रहेगा 3 और 8, कुछ भी रह सकता है, वो क्वेश्चन पे आप लोगों को दिया रहेगा। तो आप लोग को बोला कि इस पे गुजरने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो उसको निकालना आसान है कि नहीं। इस रेखा पे कोई एक बिंदु मान लेंगे और उसका मान मान लेंगे कि x या y कुछ भी मान सकते हैं, और हम यहाँ से त्रिभुज, ये तो 2 पॉइंट हम लोग को पता ही है, और जब 2 पॉइंट हम लोग को ये पता है तो आप जो मैं तीसरा माना, तो ये हम लोग को जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो हम लोग को 0 होगा, क्योंकि एक ही रेखा पे है, ये सररेखीय है। तो जब सररेखीय इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो वहां से जब सॉल्व करेंगे तो उसका हम लोगों को उस बिंदु का क्या हो जाएगा, समीकरण हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करते हैं क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन एक है और क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा मेरा बोलने का अर्थ क्या हुआ। जो देखिए दिया हुआ ये है कि सारणी का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। यानी इस जो समीकरण दिया हुआ है इसका हम लोगों को क्या करना है, जो ये दिया हुआ दो बिंदु दिया हुआ, दो शीर्ष दिया हुआ है ए और बी, इससे मिलने वाली कोई रेखा है उसका हम लोगों को समीकरण ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है कि इसका समीकरण क्या होगा। चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसका समीकरण क्या होगा। देखिए आप लोग यहाँ पे, देखिए माइक फंस गया, देखिए आप लोग, देखिए मैं मान लेता हूं कि ये दिया हुआ है रेखा का, जो दिया हुआ है ये हम लोगों को कोई रेखा है, ये हम लोगों को रेखा का पहला पॉइंट ए है, वो हम लोग को 1,2 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है मिलाने वाली रेखा है, मिलाने वाली रेखा नहीं कैसा अलग अलग ये बिंदु दिया हुआ है, मिलाने वाली रेखा यानी ए ये है और बी हम लोग को ये मान लीजिए कि बी ए है और इसका पॉइंट है वो 3,6 है। तो इसके मिलाने वाली रेखा के बीच में आप लोगों को एक कोई दिया हुआ क्या, देखिए समीकरण का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 के मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। यानी इस पे कोई एक मान लीजिए कोई और रेखा है, तो इसका आप लोगों को समीकरण पूछ रहा है कि इसका समीकरण क्या आएगा। तो मान लीजिए कि मान लीजिए अपने मन से कि ये सी रेखा है और ये हम लोग को x, y है, ये अपना आप लोग मान लीजिए अपने मन से। और जब इतना आप लोग मान लिए तो क्या कर सकते हैं, आप इसका क्षेत्रफल निकाल के 0 कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए। तो बोलेगा यस सर बिल्कुल 0 कर सकते हैं। क्यों 0 कर सकते हैं, क्योंकि जो रेखा होगा वो हम लोगों को संरेखीय होगा, और हम जानते हैं कि किसी संरेखीय त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हम लोगों को 0 होता है। यानी मेरा बोलने का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, यानी a बराबर ये है 1, 2, 1 हो जाएगा। देखिए 1, 2, 1 होगा ना। क्यों मैं ऐसे लिखा, क्योंकि जो इसका क्षेत्रफल होगा वो आप लोगों को 0 होगा। तो आप 1/2 करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 1/2 से मैं लिखता हूं। देखिए 1/2 इंटू जो इतना हुआ, फिर यहाँ पे b क्या है 3,6 है, यहाँ पे 3,6 यहाँ पे आप लोग को 1 होगा। ये आप लोग को x y है, मैं पॉइंट जो माना वो अपने मन से x y है, और ये आप लोगों को 1 है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालिएगा, जो मिलाने वाला आप लोगों को समीकरण पूछ जा रहा है वो कैसे निकालिएगा, तो इसका मान आप निकाल दीजिएगा, वहां से आप लोगों को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए 1, 2, 1, 3, 6, 1, x, y, 1, और ये आप लोग क्या आ जाएगा, जब 0 का मल्टीप्लीकेशन 2 से होगा तो वो आप लोगों को 0 आ जाएगा, हम लोगों को ये हो जाएगा। अब इसका मान निकाल देना है, हम लोग को यहीं पे समीकरण मिल जाएगा। देखिए मैं इसका मान निकाल रहा हूं, r1 की तरफ से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। देखिए आप लोग r1 की तरफ से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, सबसे पहले +1 उतरेगा, तो फिर इसका पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, तो ये 2 एलिमेंट बचेगा और ये 2 एलिमेंट बचेगा। तो 6 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, तो 6 माइनस y का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, तो 6 माइनस y हम लोगों को ये मिलेगा।
फिर माइनस जब 2 उतरेगा तो -2 उतरेगा, तो इसका हम लोगों को पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट। तो 3 × 1 हम लोगों को 3 देखिए 3 × 1 3 माइनस x का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ में, तो हम लोगों को आ जाएगा x। फिर जब +1 उतरेगा तो +1 उतरेगा, तो इसका हम लोगों को पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट बचेगा। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन y के साथ में तो 3y माइनस x का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ में, तो 6x बराबर कितना, तो बराबर हम लोगों को 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, हम लोग को एक समीकरण मिल जाएगा और वही हम लोगों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा। चलिए मैं निकाल रहा हूं, देखिए कितना जाएगा, जो ये 6 माइनस y आ गया, ये हम लोग आ गया -6 + 2x और ये हम लोग आ गया +3x और -6y। कितना यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए गलत किया हूं, यहाँ पे हम लोगों को है 3y है, यहाँ पे हम लोगों को +3y -6x बराबर हम लोगों को 0 आ गया। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में। ये 6 से 6 जाएगा, देखिए 6 से 6 गया और यहाँ पे आप लोगों को 3y है और -y है तो 2y हो गया और यहाँ पे आप लोगों को -4x ये हम लोगों को मिल जाएगा। देखिए -y + 3y हम लोगों को हो गया 2y और यहाँ पे आप लोगों को 2x और यहाँ -6x हम लोगों को हो जाएगा -4x बराबर 0 और यही हो गया हम लोगों को इस बिंदु को मिलाने वाला रेखा का समीकरण। समझ में आया कि नहीं या स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? तो बोलेगा यस सर समझ में आ गया। जोर से बोलिए तो एक बार, समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बोलिए जोर से। तो बोलेगा यस सर। अगल बगल में सबको बता दीजिए कि मैं पढ़ रहा हूं, यानी आप पढ़ रहे हैं, मैं नहीं, आप पढ़ रहे हैं और जोर से बोलिए यस सर, ताकि आप लोगों का अड़ोस पड़ोस में जो आदमी हो, जो मम्मी पापा हो, उनको लग सके कि मेरा बेटा है वो पढ़ रहा है और बहुत मजे से पढ़ रहा है। चलिए चलते हैं आगे और एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि बिंदु 2,-3 अल्फा, -2 और 0,5 सरेरेख हो तो अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पूछा जा रहा है। बता सकते हैं आप कि अल्फा का मान कितना आएगा? जल्दी से बताइए, ABCD में से कौन सा ये आंसर होगा? जल्दी से बता सकते हैं आप, बताइए जल्दी से। आप लोगों को बताने के लिए 5 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से आप बताइए। 1 2 3 4 5। अब बता दिए होंगे इसका मान, अल्फा का मान। ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए मैं अल्फा का मान निकाल रहा हूं। तीनों बिंदु का संरेखीय होने का मतलब कि इसका क्षेत्रफल 0 होगा और यहाँ पे x1 बराबर कितना है, x1 बराबर 2, y1 बराबर -3 1, अल्फा -2 1 और 0 5 हम लोगों को 1 हम लोगों को ये होगा। यहां से इतना का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये बिंदु है वो संरेखीय है, यानी इसका क्षेत्रफल का मान आप 1/2 से भी कह सकते हैं, लेकिन 1/2 जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो वो आप लोग को 0 ही हो जाएगा। यानी हम लोग को इतना का मान हम लोग को 0 अगर है यानी संरेखीय है। तो चलिए अल्फा का मान यहां से निकालते हैं। देखिए हम R1 की तरफ से एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 की तरफ से एक्सपेंड करने के लिए प्लस, ये माइनस और ये हम लोग को प्लस। सबसे पहले 2 उतरेगा तो इसका हम लोगों को पंक्ति और ये स्तंभ जाएगा, बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, तो ये हो जाएगा -2 और -5, तो ये हो जाएगा -7। फिर माइनस है और -3 तो हम लोग को फिर +3 उतरेगा, ऐसा नहीं कि -3 उतरेगा, +3 उतरेगा, तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा। तो अल्फा का मल्टीप्लिकेशन 1 से के साथ, तो अल्फा और -0 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 0 आ जाएगा। फिर +1 उतरेगा जब, तो इसका हम लोगों को पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, तो ये दोनों एलिमेंट बचेगा और ये दोनों एलिमेंट बचेगा, तो हो जाएगा 5 अल्फा -0। कितना हो जाएगा हम लोगों को, 5 अल्फा -0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 अल्फा -0 और बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -14 हो गया, ये हम लोगों को +3 अल्फा हो गया, ये हम लोग को +5 अल्फा हो गया, इतना इक्वल टू 0 हम लोगों को हो गया, तो ये हम लोगों को 8 अल्फा हो गया। 8 अल्फा बराबर ये -14 उस तरफ जाएगा तो +14 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 14 बाई कितना 8, यानी 7 बाई हम लोगों को हो जाएगा 4। कोई ऑप्शन 7/4 है या 7/4? यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो हो जाएगा यहाँ पे ए और सी, डी, ए और डी दोनों का दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि 7/4 वहां भी है, 7/4 वहां भी है, तो आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी। इस समझ में आया कि नहीं या फिर बताइए आप लोग, समझ में आ गया ना, पढ़ने में मजा आ गया ना? बिल्कुल पढ़ने में मजा आ गया और समझ में आ गया सर। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या स्टडी होगा, जो मैं अभी आप लोग बता दूं, सोमवार को क्या स्टडी आप लोगों को होगा। तो जो सोमवार को स्टडी होगा स्टूडेंट आप लोगों को
वो क्या होगा, वो होगा सारणिक का शाखा, उप सारणिक का शाखंडक पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट सोमवार को आप लोगों को क्लास होगा उसमें आप लोगों को सारणिक एवं शाखंडक पढ़ेंगे। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।